बिहार में पूछल जाला कि बिहार में का बा, तो बिहार में फिलहाल चुनाव बा। और देखिए, चाहे क्रिकेट का मैदान हो जहां पर लोग सपना देखते हैं कि हम टीम इंडिया के लिए खेलें, या फिर सियासत की पिच जहां पर यहाँ भी सियासी टीम इंडिया की पिच पर एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज उतरे हैं बिहार से। तेजस्वी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एजेंडा आज तक में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक सपना होता है कि अगर टीम इंडिया के लिए खेलना है क्रिकेट में तो इंडिया के लिए खेला जाए प्लेयर बन के। यहाँ भी सौभाग्य से देखिए कि आप उसी सियासी टीम इंडिया का हिस्सा हैं। बिहार की कैसी तैयारी है? और गठबंधन के साथ ही अब आपके पास बची है बस कांग्रेस, तो किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? क्या एलजेपीआर का भी बीजेपी और नीतीश बाबू के साथ रहना बड़ा गेम चेंजर होगा? देखिए, हम लोगों की तो तैयारी है ही, लेकिन बिहार की जनता जो है उनकी तैयारी और दुरुस्त है। आपको पता है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का नाम का जो मतलब होता है नीतीश, नीति के ईश, यानी नीति के परमात्मा कह लें, आप देवता कह लें। तो क्या आप सब लोग समझ सकते हैं क्या वो नीति के देवता हैं? आप देखिएगा कि बार बार जो है हमारे मुख्यमंत्री पलटी मारते रहते हैं और बार बार ये कहते हैं, जब भी नरेंद्र मोदी जी जाएंगे या जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो बोलते हैं हमारे चाचा कि आप गलती नहीं करेंगे। बार बार कहते हैं। एक बार कोई गलती कर सकता है, 2 बार कोई गलती कर सकता है, 3 बार कोई गलती कर सकता है, लेकिन बार बार अगर कोई गलती करे तो आप समझ जाइए कि वो मस्ती कर रहा है और उसको कोई मतलब नहीं है अपने के अलावा। तो देखिए, बिहार जो है 20 साल से उनको देख रहा है और किसी भी खेत में अगर एक ब्रांड का बीज या एक फसल आप 20 साल तक उगाते रहें तो ज़मीन खराब हो जाती है या फसल के उत्पादन जो है कम हो जाता है। तो हम लोगों की कोशिश है कि नए बीज को डाला जाए, नए फसलों के साथ साथ जो है हम लोग आगे आने वाले जो नस्लें हैं उनके भविष्य को बेहतर बनाएं। जो असल मुद्दा जो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है, इसको हम लोग जो है बखूबी जनता की आवाज़ को हम लोग उठाने का काम करें। अभी आपके पास आते ही आते तुरंत आपके न्यूज़ में एक न्यूज़ ब्रेक हुआ कि 17वां बीपीएससी परीक्षा का पेपर जो है आरोप लगे हैं कि लीक हो गया और डीएम साहब ने एक अभ्यर्थी को जोर से थप्पड़ मारा। तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा लोगों ने दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में एक साथ 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिले विदाउट एनी पेपर लीक। तेजस्वी के पहले, तेजस्वी के बाद केवल बिहार में जो है कोई भी परीक्षा अगर आप देख लें तो केवल और केवल जो है पेपर लीक हो रहा है। तो इतना बड़ा मुद्दा बिहार की जो नौजवान है, और बिहार जो है देश में सबसे नौजवान प्रदेश है, सबसे ज़्यादा बिहार में युवा हैं, अगर उनके भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होगा तो बिहार की जनता जो है इस मौजूदा सरकार को रहने नहीं देगी, बल्कि बखूबी आने वाले चुनाव में बदला लेने का काम करेगी। आपकी तेजस्वी जी एक छवि युवा बिहारी वाली भी है, तो युवाओं की आपने बात भी की, लेकिन आप नीतीश बाबू को बहुत करीब से समझते हैं। और मुझे तो आपका वो भाषण याद है जब वो पहली बार, मतलब इस बार जब वो अलग हुए, तो आपने कहा कि सब कुछ ठीक तो चल रहा था, हम लोग बात तो कर ही रहे थे आपस में क्या हुआ। लेकिन 2013 वो बीजेपी के साथ जाते हैं, 14 सीपीआई के साथ, 17 बीजेपी के साथ, उसके बीच 15 में वो आरजेडी आपके साथ, फिर 2022 में आरजेडी के साथ, 2017 में फिर बीजेपी के साथ, हाँ 15 के बाद 17 में बीजेपी के पास आए, फिर 22 में आपके पास, फिर 24 और अभी यही कह रहे कि अब जो है हम गलती नहीं करेंगे। उनका रिपोर्ट कार्ड डाल दिए हम पीछे। अब मुझे ये बताइए कि ये अमृत उनको पिलाता कौन है? कभी आप पिलाते हैं, कभी बीजेपी पिलाती है। देखिए, एक बात समझिए, सत्ता प्राप्ति हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। जितना बड़ा हमारा एजेंडा, हम लोग देखिए विचारधारा को मानने वाले हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से हम दूर कैसे रखें किसी भी प्रकार से। और देखिए, बीजेपी के साथ रहते रहते संगत का भी असर उन पर पड़ता है, हमारे साथ भी रहे तो उसका भी संगत का असर पड़ा।
उनके साथ थे तो हिंदू मुसलमान की बातें होती थी, हमारे साथ आए तो नौकरी देने की बात होने लगी। आप देखिए ना, वही चाचा जो 20 में कहते थे, जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो वही चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा पैसे, अपने बाप के पास से लाएगा, असंभव है। आज वही चाचा कहते हैं केवल नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम इतना बांट रहे हैं, इतना बांट रहे हैं, नौकरी बल्कि उनका एजेंडा है। तो देखिए, हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार में अमन चैन रहे, मुद्दों की बात हो, बिहार आगे हमारा तरक्की करे। बिहार गरीब राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते रहे हैं, बल्कि हम लोगों का पुराना एजेंडा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? जब बिहार गरीब राज्य है और नाउ यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, आप सरकार चला रहे हैं और अब आप नहीं दिला पाओगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो आप कभी नहीं दिला सकते। आज उनके पास पावर है, आज अगर वो अपना सपोर्ट मोदी जी से ले ले तो सरकार गिर जाएगी। तो अब क्यों नहीं कर रहे? अब इस पे चर्चा नहीं करते वो। अब क्या चीज पे? अब तो बोलते ही नहीं हैं अंजनी जी। अब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं वो आप भी जानते क्या बोलते हैं। आज कहाँ कोई इंटरव्यू कहाँ दे पा रहे हैं? कहीं भी शिलान्यास होता है हजारों करोड़ का, वो चुप्पी साधे रहते हैं। 5 मिनट में कार्यक्रम जो है खत्म कर दिया जाता है। उनको अधिकारी बोलने ही नहीं देते हैं। पूरी तरीके से हाईजैक हो रखे हैं हमारे चाचा जी। तो इसकी चिंता तो है ही, और हमसे ज़्यादा उनको कोई सम्मान नहीं दिया है। वो बड़े हैं, हमारे पिता के मित्र रहे हैं, मेरा दायित्व बनता है कि उनको हम सम्मान दें, लेकिन पॉलिटिकली हम उनका समर्थन नहीं करते, हम उनका कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन गलत जगह फंसे हुए हैं। अब वो फंसते हैं या उनके ऊपर क्या प्रेशर रहता है, बीजेपी वाले लोग तो जानते हैं कितना प्रेशर डालने में माहिर लोग हैं। क्या प्रेशर हो सकता है उन पर? अब आपके पास इतना उदाहरण है। आज प्रियंका गांधी जी ने भी बोला कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई लगी हुई है अंजना जी। और आजकल नीतीश जी अपने से नहीं चल पा रहे हैं, अपने से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ चंद ऐसे नेता हैं, वही निर्णय लेते हैं। आज देखिए बिहार में अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में लागू है। एक मुख्यमंत्री एक सरकारी स्कूल का टाइम नहीं बदल सकता। मुख्यमंत्री अनाउंस करते हैं विधानसभा में कि हम सरकारी स्कूल का समय बदल देंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं करा पाते। आप समझ जाइए कितने कमजोर मुख्यमंत्री हैं। ये सच्चाई है, आपके पास ऑन रिकॉर्ड है। आपने तो नीतीश बाबू को करीब से देखा है, ये बिहार के सभी लोग समझ ना पाएंगे। ये जो पहेली है नीतीश कुमार नाम का, इसको थोड़ा सा डिकोड कर दीजिए हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी से एनडीए ने फिर से कह दिया है कि सीएम फेस वही होंगे चुनाव में। महाराष्ट्र में शिंदे साहब नहीं बने, देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन आज यहाँ पर चिराग पासवान भी थे। उन्होंने कहा कि हम तीनों साथ लड़ रहे हैं और 25 में वो ही शपथ लेंगे फिर से सीएम का, नीतीश कुमार। क्या है उनमें? देखिए, अब ये उनका गठबंधन है, वो क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं ये उनका काम है। हमको अपना क्या काम करना है, हम अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब 20 साल से एक ही बीज अगर बोओगे एक ही ब्रांड का, तो ज़मीन भी खराब होना, ना फसल का उत्पादन होना, किसानों को भी नुकसान होता है। तो उसी हिसाब से बिहार का नुकसान होना है। ही डजंट हैव एनी विजन। क्या विजन है? आज बिहार ठीक है, कहीं बढ़े हैं लेकिन स्थिर है। देयर इज आप कह सकते हैं बिहार में 2000 आपने चार्ट दिखाया, तब से कोई स्थिर सरकार चल रही? 5 साल सरकार चली नहीं चली। जब स्थिरता नहीं है तो विकास कैसे संभव है? 17 महीने हमारे साथ आते हैं, फिर उधर चले जाते हैं, फिर इधर आते हैं, किधर भी जाते हैं। तो स्थिरता तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम के बारे में अगर हम बात करें बिहार के, बोला जाता है कि नीतीश कुमार जी ने बड़ा रोड बनवाया है, ये किया है। हालांकि यूपीए का पैसा जब मिला था उसी के बदौलत जो है रोड बने, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो चुका है। कितने पुल गिरे हैं लाइन से? 17, 18,
एक महीने में 18-24 पुलें गिर गई। जो बन रही है वो भी गिर रही है, जो नहीं बनी है वो भी गिर रही है, जिसका उद्घाटन अगले दिन करना है वो भी गिर रही है। बांध में छेद हो जाता तो बोलता चूहा खा गया। इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। आपने भी देखा, एक पुल एक बार नहीं गिर रहा, 4-4 बार पुल गिर रहा है। किस पे कार्रवाई हुई है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में आप देखिएगा, सोशल मीडिया में भी, प्रेस रिलीज में भी हम लोग लगातार जो है कितनी घटनाएं हो रही हैं उसका जिक्र हम लोगों ने किया है। लेकिन इस पे आप बताओ, कभी भी, अभी विधानसभा सत्र था, आज तक ऐसा नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी ने दोनों सदनों में, विधान परिषद हो विधानसभा हो, एक शब्द भी दोनों हाउस में नहीं बोला, एक बार भी नहीं। तो आप समझ सकते स्थिति क्या है। वी हैव राइट्स, हम सवाल उठाएंगे, लेकिन आपका जवाब देना है। आप चुप्पी साधे हुए रहते हो, कोई जवाब नहीं मिल पाता। तो हमको लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी का चेहरा अगर आता है तो अच्छा ही है, वो लाए। यही मेरा अगला सवाल लेकिन था आप सोचो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इतनी बेबस हो चुकी है कि उनके पास एक चेहरा नहीं है बिहार में, एक चेहरा नहीं। और बीजेपी बिहार में आज तक अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। दैट्स अ फेलियर ऑफ बीजेपी। पीएम साहब कहते थे, नीतीश कुमार जी के डीएनए को लेकर सवाल उठाते थे। अमित शाह कहते थे आप कभी नहीं लेंगे नीतीश बाबू, दरवाजा इज क्लोज्ड। आज उनको लेना पड़ रहा है। तो आप बताओ कि बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि कोई नेता आए तो जरूर इस बारे में जो है आप लोग जो है चर्चा करें। और हमारे चाचा तो आजकल किसी का भी पैर छू दे रहे हैं। पहले थाली खींचते थे, अब पैर छू रहे। तो इस पे तो हमको सवाल पूछना ही नहीं है। नीतीश कुमार जी, चूंकि आपने खुद ही कहा कि आए ना वो सामने, अब सीएम का फेस बन के ही आए, चुनाव लड़ेंगे, तो दुश्मन की तरह वो अच्छे हैं या चाचा की तरह अच्छे हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई लोगों ने यहाँ जो लोग आके अनाउंस करके जाता है, बोलता कुछ है और पीछे कुछ और करता है। रूल आउट कर रहे थे उनको, लेकिन लोकसभा चुनाव में तेजस्वी जी वो फिर 12 सीट लेकर आ गए। कई लोग ये मान रहे थे कि इतना बार पलटे हैं कि अब उनकी छवि हो गई इधर से उधर जाने की, इस बार जनता नकार देगी। हमारे साथ रहते तो 40 का 40 हम लोग जीतते, पर फिर भी 12 सीट और 12 बीजेपी की, आप 4 पे रह गए। ठीक है, हमारा बढ़ा है, उनका घटा है। एज इन कंपैरिजन टू 19 इलेक्शन, इवन वी हैड इंक्रीज द वोट बैंक, उनका कम हुआ वोट बैंक, नीचे गए। ठीक है, हम लोग लड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तभी वोट स्विंग हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जब बिहार का चुनाव होगा तो लोकल इश्यूज पे चुनाव होंगे, और सेंट्रल का चुनाव और लोकसभा विधानसभा का चुनाव अलग पैटर्न पे होता है, अलग मुद्दों पे होता है। लास्ट टाइम तो हमने 20 में सरकारी बना दिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग ही रोक दी 3 बजे के बाद, रात में 12 बजे शुरू किया। हमारे कैंडिडेट जीते हुए को किसी को 12 वोट से हरा दिया, किसी को 50 वोट से हरा दिया। उनके कैंडिडेट्स घर चले गए थे। तो ये हुआ है, ऐसा नहीं है। बट डिफरेंस वाज ओनली अबाउट 12,000 वोट्स हमारे उनके अलायंस में। तो हम लोगों की कोशिश है इस बार, जो 17 महीने हमने काम किया है, मैं चाहूँगा कि लोगों को भी आपके मंच के माध्यम से बताएं। आईटी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसीज़, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करा करके आए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो लाठी खाते थे नीतीश जी के राज में, उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। बिहार में निवेश आए, इसके लिए हम लोगों ने निवेशकों को बुला करके 50,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने साइन कराने का काम किया, ताकि बिहार हमारा आगे बढ़ सके। तालमी मरकज़ हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने जो है दुगुना करने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना पहली बार देश में कराया, उसके तहत हम लोगों ने 75% बिहार में आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन अब सरकार आ गई तो आरक्षण खत्म कर दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल कोर्ट में लड़ रहा है, उस पर हम लोग फिर आएंगे।
लेकिन इतना काम हम लोगों ने किया। स्पोर्ट्स पॉलिसी बना के जो पढ़े लिखे उनको भी नौकरी दिया, और जो खेले हैं, जिन्होंने बिहार के लिए, देश के लिए मेडल लाए, उसको भी डीएसपी का नौकरी हम लोगों ने दिया। तो देखिए, जो नौजवान हैं, कई जो लाठी खा रहे हैं आज नीतीश जी के राज में, आज का नौजवान बिहार में लाठी भी खाएगा, पढ़ेगा भी, संघर्ष भी करेगा, और भाजपा उनको वोट भी देगा। ये चलने वाला नहीं है। लोगों का उम्र निकल रहा है, एक उम्र के बाद सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है। उसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुख्यमंत्री जी से कि जब सर्वर डाउन है, 2-3 दिन तक फॉर्म लोग नहीं भर सकते, तो आप उन लाखों अभ्यर्थियों का कम से कम एक दिन के लिए आप सर्वर खुलवा करके उनको एग्जाम परीक्षा करवाने दो। लेकिन सरकार मानी नहीं। तो ये देखिए, युवा विरोधी सरकार है। यहाँ किस प्रकार से अधिकारी जो है अभ्यर्थियों को पीट रहे हैं, तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। और युवाओं ने जब जब ठाना है, परिवर्तन हमेशा हुआ है। सबसे बड़ा आपका इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? एक इसमें भ्रम इसलिए दिख रहा है क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, और लालू प्रसाद यादव जी को हमने आपके पिता की राजनीति को बहुत लंबे वक्त से देखा है। वो गांधी परिवार के बहुत लॉयलिस्ट रहे। कभी भी मैंने उनको आज तक गांधी परिवार के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना है। लेकिन इस बार पहली बार जब अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि बहस हो, तब हमने देखा कि लालू जी ने कहा कि इंडिया, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि इंडिया गठबंधन का कमान दे देना चाहिए ममता बनर्जी को, तो उन्होंने कहा हाँ, ममता दीदी को दे दो। इसको हम क्या समझें? क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं, तो उन्हीं की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन चल रहा है। क्या ये एक डेविएशन है पहले के स्टैंड से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्णय तभी होगा जब हम सब लोग बैठ करके निर्णय लें। और निर्णय किस बात को लेके ले? लीडरशिप की बात है कि कन्वीनर की बात है, या क्या चीज़ की बात है? पापा तो बोल देते हैं ना कि ममता जी को बना देना चाहिए, तो बोल देते बना दो, क्या दिक्कत है उसमें? तो खुल कर के बात करते हैं। तो उनमें देखिए, उनका यही कहने का तरीका है कि भाई हम और आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। ये तो निर्णय तभी होगा जब सारे इंडिया अलायंस के मेंबर साथ बैठेंगे, और जब सब रजामंदी होंगे, किसी का प्रस्ताव आएगा तो उस पर बात की जाएगी। तो जब प्रस्ताव आएगा तो इस पर बात होगी, तो जो निर्णय होगा सबका निर्णय होगा। तो राहुल जी के लिए पहले लालू जी कह रहे थे कि इनको दूल्हा बनाइए, हम लोग सब बाराती चलेंगे। हाँ, तो बोला ही था। उस समय चाचा भी साथ बैठे हुए थे, वो भी बाराती में थे, और बल्कि उन्हीं के घर से शुरुआत हुई थी। उनका तो पता नहीं कि कब बारात भी बदल जाए और दूल्हा भी बदल जाए। अब चलिए, आप बोल रही तो 100% सही बात है। हमने तो उनका पूरा रोड मैप दिखा दिया है कि कब कब वो इधर से उधर गए हैं और उधर से इधर आए हैं। लेकिन एक जो बड़ा विषय है, कई लोग मान रहे हैं कि अब आप लोग कांग्रेस पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो सीट शेयरिंग होनी है, और जहां जहां हरियाणा में बीजेपी से डायरेक्ट फाइट हुई, कांग्रेस हार गई। जबकि लोकसभा में आप लोगों ने एक पिच बनाया था जिस पर आप लोग बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे। हरियाणा में डायरेक्ट फाइट में वो हारे। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना सांसद, कहती हैं कि डायरेक्ट फाइट में देखिए ये पीछे उठ जाते हैं। 2024 लोकसभा के बाद हुए चुनाव में इंडिया का प्रदर्शन हम दिखा रहे हैं। हरियाणा जहां डायरेक्ट फाइट हुई, कांग्रेस की हार। महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर लड़ी थी, महाविकास अघाड़ी की हार। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही थी, इंडिया गठबंधन की जीत हुई। झारखंड जहां जेएमएम लीड कर रही थी, वहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई। तो आप एक और लगा दीजिए ना, 2024 का बिहार की जीत लगा दे। लगा दीजिए। वो तो दिखा ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है ना। सीट शेयरिंग के लिए ये आर्म ट्विस्टिंग सीट है, शेयरिंग बार्गेनिंग है, क्योंकि कांग्रेस यहां भी मानती है सीट शेयरिंग इज अ वेरी इंटरनल मैटर ना। अब आपके भी चैनल में यू पीपल विल डिसाइड इंटरनली हु विल सिट ऑन व्हाट इश्यूज, या कौन से डिबेट में कौन कहाँ जाएगा, कौन किसका इंटरव्यू लेगा। तो दैट इज आवर ओन थिंग। लेट मेरी हेडेक को आप लोग क्यों लेते हैं? मेरे पास ही रहने दीजिए। अच्छा है, आपका हेडेक आप ही को मुबारक। लेकिन किस तरह से दो सीट शेयरिंग होती है, उससे भी कई हद तक तय होता है कि चुनाव का आउटकम क्या होगा। एक और बात आजकल चुनावों का आउटकम डिसाइड कर रही है, और वो है बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों का जमीन पर उतरना। आप जन सुराज पार्टी को, प्रशांत किशोर की पार्टी को
किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उपचुनावों में कई जगहों पर वो वोट काटने में एक भूमिका निभाते हुए दिखे, और जो उपचुनाव हुआ उसमें एनडीए सीटें ले गई सारी। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, आना चाहिए लोगों को, सबको आजमाइश करनी चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो फुलझड़िया पार्टी है, बहुत शोर होता है लेकिन जब नतीजा आता है तो फुलझड़ी जैसे निकलता है वैसे ही नीचे भी आ जाता है। फुलझड़िया लोगों का, पार्टी का और बीजेपी का हमेशा प्रयास चला है कि वो अगर सामने से नहीं लड़ पाए तो पीछे से हटाओ। तो ये काम वो हर जगह करते हैं, तो वी नो इट, हम लोग सब जानते हैं। हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट जहां हमारे चाचा कह रहे हैं, जब उन्होंने प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने पार्टी का बनाया था, उन्होंने क्या कहा था हमारे चाचा ने कि अमित शाह जी के कहने पे हमने अपने पार्टी में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? तो हमें इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना। और आपसे उनको विशेष प्यार है, आप पर मेरे को सबसे प्यार है। रोज तोप हम चलाते हम हैं। प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत वाले लोग नहीं हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं। एआईएमआईएम वो भी पिछली बार अगर कुछ सीटें हासिल करते हैं फिर, हालांकि वो लोग वापस आपकी पार्टी में आ देखिए, गए। कौन नहीं है आप बताओ ना। एसपी भी लड़ना चाहती है, बीएसपी भी लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है, एनसीपी भी लड़ना चाहती है, लेफ्ट भी लड़ना चाहती है। तो हम बिहार में लड़ते हैं तो हम लड़ेंगे कब? जब सबको हम दे ही देंगे तो हम कहाँ लड़ेंगे? हम तो बिहार में लड़ते हैं, झारखंड में लड़ते हैं, हमारा तो बेस ये रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस में तो कई पार्टियां हैं। एंड टेल मी कि कौन सी पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हमारे अलायंस में, बिहार में या झारखंड में? लेकिन हमारे लिए बचेगा क्या? तो मेरा सिंपल फॉर्मूला रहा है, इवन फॉर द शीट शेयरिंग हम आपको बता दें, विनेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए। जो जीते, जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ो। हम उतना मजबूत नहीं है, हम लड़ जाए कहीं भी, हम दिल्ली लड़ जाएं कांग्रेस से लेकर के, या कि आम आदमी पार्टी से लड़के साउथ दिल्ली से लड़ जाए मान लो, तो हम जीतेंगे क्या? तो दैट, वैसे बिहार में भी ऐसे सीटें हैं, तो जहाँ मजबूत है वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ नहीं मजबूत है नहीं लड़ेंगे। उसमें थोड़ा आप सब लोगों को, जो रीजनल्स पार्टी हम पहले भी कहते रहे, रीजनल्स पार्टी जो है अपने रीजन में स्ट्रांग है, तो रीजनल्स पार्टी को कम से कम अपने रीजन में ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए। ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए रीजनल पार्टी को, क्षेत्रीय दलों को। मुझे लगता है आपने सबसे बड़ी हेडलाइन जरूर दे दी है। लेकिन अगला प्रश्न मैं ये पूछूंगी कि देखिए, अगर हम बिहार के सेटअप को देखें, आप अभी भी नीतीश कुमार जी को चाचा ही कह रहे हैं। दरवाजा खुला हुआ है क्या अभी भी? हम तो छोटे थे तब से चाचा कह रहे हैं, तब तो हमको दरवाजा का पता ही नहीं था। लेकिन अब कहते रहे तो अब क्या कहें। अब रिश्ता रहा है ना, शुरू से बचपन से देखते रहे। हमारे पिता वो साथ छात्र आंदोलन में थे, पटना यूनिवर्सिटी में थे। जब मेरे पिता पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे तो सब लोग तो साथ रहे हैं, घर आना जाना रहा है, उनके बच्चों से मुलाकात होती रहती है। तो जो रिश्ता है वो तो रिश्ता है। लेकिन आप पॉलिटिकली अगर देखिएगा तो ऐसा चाचा नहीं चाहिए ना। पर वो विधानसभा के बाद ही पलटते हैं। पॉलिटिकली अगर उनका देखिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो विधानसभा के बाद ही। कल को मेरे को कहते थे कि अब इसी को आगे देखना है, अब आगे यही संभालेगा। हम चिराग पासवान जी को बोले मत फंसना तुम, जाते होंगे मिलने तो यही बात कहते होंगे आगे आप ही को देखना है। तो एक बार तो हम सुनते थे, फिर दोबारा ये आए, जब ये बोलने लगे हमको फिर से, तो हम उनको बोलते थे आप ही देखिए ना जब तक आप रहिएगा, हमको छोड़ दीजिए। तो चिराग पासवान जी को भी सलाह है, या उनके जो नए नए जो लोग आते हैं जिनको उनको चारा फेंकना होता है, यही बात वो कहते हैं। लेकिन चिराग पासवान मजबूती से साथ खड़े हैं और वो 6% वोट तो लेकर चलते हैं। कई लोग ये मान रहे हैं कि इस बार क्या वो गेम चेंजर बनेंगे बिहार में, मतलब एक तरफा चुनाव हो सकता है। आपको इस पर क्या लगता है? जाति समीकरण हम देखें तो देखिए, जाति समीकरण हमको तो पिछले बार
इतना वोट मिला, हम तो सरकारी बना लिए थे तो सब जाति का वोट मिला हमको। ऐसा कोई नहीं, कोई जात धर्म का वोट नहीं मिला। और हम कहते हैं हमारी माई की पार्टी नहीं, हमारी माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप मतलब बी फॉर बहुजन, ए फॉर अगड़ा, सेकेंड ए फॉर आधी आबादी एंड पी फॉर पुअर। पी फॉर पुअर, गरीब। पुअर, गरीब। तो हमारी तो सबकी पार्टी है। अगर तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आया, तो हर जात के लोगों को नौकरी मिली ना। कोई नो वन कैन क्वेश्चन मी कि फलना जात के लोगों को ही तेजस्वी ने नौकरी दी है। हर जो भी कॉम्पिटेंट थे उन सबको नौकरी मिला। लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षाएं छिपी नहीं है। मेरा आखिरी प्रश्न उनसे था तो उन्होंने कहा 2030 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। कहाँ? चिराग पासवान ने कहा बिहार के लिए। अभी तो वो 30 में? सांसद 30 में। लड़ने के लिए तो ऐसे भी लड़ सकते हैं, उसमें क्या है। भाजपा वाला तो लड़ाता ही है ना। केंद्र मंत्री लोग को लड़ाया है, एमएलए का मध्य प्रदेश में, हर जगह हरियाणा में, वो तो लड़ाता, लड़ जाना चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन आप असली सवाल उनसे पूछती ही नहीं है कि शादी कब कीजिएगा। ये बड़ा सवाल है। हाँ, आपने टाइमली कर ली। हम तो सुखी हैं, हम तो सुखी हैं। सुखी है। अब तो पूरा टाइम जो है हम पॉलिटिक्स को दे रहे हैं। अब आते हैं जरा जी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अब आते हैं जरा पूरे देश की पॉलिटिक्स पर, क्योंकि इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और कई सारे लोग हैं जो राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए, शरद पवार जी ने वहां से बयान दिया है कि ममता बनर्जी अच्छी लीडर हो सकती हैं, कई अन्य पार्टियां कह रही। आपको कौन लगता है अगर एक नेता चुनना हो जो बीजेपी को सबसे कड़ा मुकाबला दे सकता है, किसमें वो सारे क्षमता है? अलायंस में सबसे छोटे हम हैं, हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। आप मेरे पे इतना बड़ा लोड क्यों डाल रही हैं सबसे छोटे वाले पे? पर कुछ तो आपको भी लगता होगा। बहुत लोग आएंगे ना, आपको मौका मिलेगा। एजेंडा इतना बड़ा आप लोगों का कार्यक्रम है, और नेता है तो उनसे जरूर पूछ लेना इंडिया अलायंस वाले से। सबसे छोटे पे इतना भारी प्रेशर मत दीजिए, ऐसे भी हमको सबसे अकेला लड़ना पड़ रहा है बिहार में। हम एक तरफ हैं, वहाँ बीजेपी है, चाचा हैं, चिराग जी हैं, कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, बीजेपी की बी टीम है, उनका प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी, ईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब है। अकेले हम लड़ रहे हैं अंजना जी। तो इतना तो छूट दे दीजिए हम पे, ये सवाल का छूट दे दीजिए हम पे। और देखिए, भले ही हमारी कच्ची उम्र है लेकिन हमारी जुबान कच्ची नहीं है। अगला सवाल इसी को जरा बदल के आपके लिए पूछती हूँ, देखती हूँ इसका आप जवाब देते हैं या नहीं। आपकी नजर में अडानी सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, या संभल सबसे बड़ा मुद्दा है, या बेरोजगारी, महंगाई? देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा है, मुद्दा सबसे बड़ा क्या है जिससे लोगों परेशान है इंडिविजुअली अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, महंगाई है और गरीबी है। आज भी आपको 80 लाख लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है। 80 करोड़ लोगों को आज भी जो है राशन जो है बांटना पड़ रहा है। तो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये हमारा मुद्दा है। जो बेरोजगार हैं देश में, अगर आप देखें तो सबसे बेरोजगारी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो हम तो इस चीज़ को लेकर के बोलेंगे। तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिससे हमारे लोग पीड़ित हैं, उसको हम उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं, और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो आपकी नजर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है एकदम। पर आपके मतलब लेकिन साथ ही इससे बड़ा मुद्दा ये भी है कि संविधान जो है वो भी आप देखिए किस प्रकार से भाजपा के लोग जो हैं कहीं ना कहीं से इसको हटा करके अपना जो संघ का जो विधान है उसको लागू ये लोग करना चाहते हैं। संविधान जो है हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जब संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो अगर संविधान पे अगर खतरे की बात आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो है, उसके बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी हम लोग देंगे। लेकिन इसी पर बीजेपी का पलट के जवाब आता है। प्रधानमंत्री का नारा है एक है तो सेफ है। वो कहते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, माई बाप, मतलब उसमें जातीय समीकरण का नाम आपने लिया, तमाम अलग अलग जातियों का।
चाहे पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं यूपी में, वो कहते हैं कि जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपना वोट बैंक बनाते हैं, हिंदू एक हो जाओ। देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप बताओ देश सेफ है कि नहीं है? ये केवल एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज को देख के ये कॉम्युनलाइजेशन वाली बातें की गई। मंगलसूत्र छीन लेगा, प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? लेकिन खैर जो भी है, आप बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। आप 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? 11 साल में क्या किया? और ऑल ऑफ सडन ये 11वें साल जहां यू शुड बी टेलिंग पीपल, जो मालिक है जनता, यू शुड बी टेलिंग देम कि हमने देश के तरक्की के लिए ये काम किया। आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया ये बताओ, ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। ये A to Y Z कोई भी उस पद पे बैठेगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने नौकरी कितनी बनाई, नौकरी कितना दिया, महंगाई क्यों नहीं कम की? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो डाइन लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया, तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी है। आप इस पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। आपने क्या किया इस देश के लिए? आप जहां जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल, वही भाषा, वही सेम एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अब विदेश में जो है मिनरल्स ढूंढ रहे, मिनरल्स ढूंढ रहे। कहाँ हम लोग लटके पड़े हैं भाई? खैर अभी तो कोर्ट में इसका भी आ ही गया है, जो वर्शिप का जो लॉ था उसको लेकर के, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आते हैं एक और आरोप पर जो बीजेपी तमाम विपक्ष के नेताओं पर लगाती है कि आपके लिए चुनावी नतीजे आने के बाद अंगूर खट्टे हो जाते हैं। जहां आप जीतते हैं वहां तो गप गप, लेकिन जहां पर हारते हैं ईवीएम ने हराया। उसी ईवीएम ने आपको बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन वही ईवीएम दोष में आ जाता है जहां विपक्ष कांग्रेस का भी ये कहना है कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं। महाराष्ट्र हो, हरियाणा, क्या इस आरोप में दम नहीं है? देखिए एक बात समझनी चाहिए, इस पे ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर के डाउट बहुत ज़्यादा है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें, अभी यूपी का जो बाई इलेक्शन हुआ एक सीट पे, जहाँ माइनॉरिटी जो है लगभग 70% है, वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाती है, और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वोट नहीं मिल पाता है। और आज तक पिछला हिसाब अगर आप देख लें तो कभी ऐसा रहा नहीं उस सीट, पर्टिकुलर सीट पे। तो देखिए मेरा है कि अगर कुछ ईवीएम में ये लोग कुछ करते भी होंगे तो बड़ा माइनॉरिटी जो है कुछ परसेंट ऑफ वोट्स पे करते होंगे। मान लीजिए हम 100 सीट जीत रहे होंगे, इस बार जो है 70 सीट जीते, 30 सीट जो भी है फिर भी बेनिफिट है। तो बेईमानी जो है छोटी छोटी की जाती है, बड़ी माइनॉरिटी की जाती है। अगर एक बूथ पे भी अगर 50 वोट का अगर आप कर दें तो हज़ारों बूथ रहती है, तो आप समझिए कि उतना अपर हैंड रहता है। इस पर वो ये बात जो हम लोग जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड रूट्स पे, ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, ये उनका जो फीडबैक के तौर पे ये वो लोग कहते हैं। इस पर वो लोग लपक के तुरंत कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहता हमारे हाथ में, तो आप भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार बड़े अनरिलायबल हैं, उनके भरोसे रिजल्ट्स थोड़ी 24 के आते, क्योंकि अब तो वो अपने बलबूते तो फिर तो बहुत ताकत बढ़ गई ना, फिर छोटा छोटा नहीं चल पाता है ना। आप 1 लाख से जीत रही हैं, वहाँ 10,000 का बेईमानी किया होगा तो 90,000 से जीत रहा। अच्छा, मतलब विधानसभा और लोकसभा में आप फर्क देख रहे हैं? मेरे को जहाँ तक लगता है कि कुछ तो है।
एग्जैक्टली आई कैन नॉट से, बट कुछ तो दाल में कुछ काला है। उसको एक बार जो है इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला करके इस पे। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से इस पर जवाब देता है। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने कहा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन तो देखिए टीटीएम है, ताबड़तोड़ तेल मालिश मोदी जी का करता है। आप बताइए, यूपी में डेट चेंज कर दिए बाई इलेक्शन के, क्या रीजन दिया? पर्व त्योहार, हमसे बड़ा पर्व त्योहार छठ से ज्यादा चल रहा था क्या? बिहार का क्यों नहीं किया फिर? हमारे लिए तो आप तो सिवान की हैं, बिहार में हम लोगों से ज्यादा बड़ा पर्व तो छठ से ज्यादा कोई बड़ा पर्व है नहीं। वहां का नहीं बदला जाता है, वहां का बदल दिया जाता है। क्या कारण है? और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में डेट अनाउंस नहीं होता, लेकिन आईटी सेल बीजेपी वालों के पास पहले लिस्ट आ जाता है। ये सच्चाई है। तो आप देखिए, अब इलेक्शन कमीशन अब क्रेडिबल रह नहीं गया है। बहुत लोग आ करके बहुत बातें कहता है, वन नेशन वन इलेक्शन। जो बाई इलेक्शन एक बार नहीं करा सकते, क्या वन नेशन वन इलेक्शन कराओगे? यही मेरा अगला प्रश्न भी था आपसे कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, आप लोगों का उस पर क्या स्टैंड रहेगा, आपका भी और इंडिया गठबंधन का? आप बताइए ना, कहाँ करा पा रहे हैं इलेक्शन? आज वन नेशन वन इलेक्शन कह रहा है, कल बोलेगा वन नेशन वन पार्टी, फिर बोलेगा वन नेशन वन लीडर। ये क्या मतलब है भाई? आप मुद्दे की बात कीजिए ना। आप बताओ क्यों नहीं करा पाते हो तुम चुनाव एक फेज में? बिहार हम इलेक्शन कमीशन को चैलेंज देते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन कराना, जरूर कराना, लेकिन बिहार में एक फेज में चुनाव करके दिखा दो। कराए बिहार में एक फेज में चुनाव? और बिहार का चुनाव तब होता है जब किसी और राज्य में चुनाव नहीं होता। देश एक लौता चुनाव बिहार में हो रहा होता पूरे देश में, पहले वहां करा लो एक फेज में। ये हमारी चुनौती है। चुनाव का खर्च कम होगा, वो कह रहे हैं, अगर एक साथ होगा। और आपको भी नहीं लगता है ये, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बुरा लगता है कि मुझे एक राज्य में जाके पीएम होते हुए सीएम के खिलाफ बोलना बहुत पड़ता अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि चुनाव का खर्च कम होगा। तो सरकारी विज्ञापन में कितना खर्च होता है अंजना जी पूरे देश भर में? शुरुआत वहां से करो ना जो आपके कंट्रोल में है। देश का कोई पेपर नहीं बचा होता, कोई मैगजीन नहीं बचा होता, कोई टीवी पोर्टल नहीं बचा होता, यूट्यूब नहीं बचा होता जहां विज्ञापन ही विज्ञापन नहीं आते। हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं 11 साल में। आप एक बार पता कर लीजिए कितना खर्च होता है, पहले वहां से शुरुआत करें। आखिरी के 3 सवाल हैं और वो बिहार पर है, जिसके साथ अंत करेंगे। बिहार में तहार असल मुकाबला किससे है? मतलब असल मुकाबला किससे है? नीतीश कुमार से है कि बीजेपी से है कि बीजेपी के गिरिराज सिंह की हिंदुत्व वाली यात्रा से है? किससे मुकाबला है आपका? देखिए, हमारा मुकाबला असल में बेरोजगारी से बा, महंगाई से बा, गरीबी से बा। और इस मुद्दे को लेके हम चलेंगे, लोगों का साथ मिलेगा तो इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। ये नफरत फैलाने वालों, ये लोग कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो डरे हुए हैं, तब तो एक हुए इतने। आप लोग ही ना न्यूज़ में दिखाती थी, मोदी जी का कार्टून बड़ा बना देती थी, लालू जी का छोटा, सोनिया जी का छोटा, अरविंद केजरीवाल जी का छोटा, ममता जी का छोटा, सब पकड़े हुए हैं। चलता था ना ये कि मोदी ही मोदी है। मोदी जी की तो खुद की कितने एनडीए में कितने पार्टनर्स हैं? 30 है, लेकिन वो तो नहीं चलता था। 30 पार्टनर उनके पास भी हैं। लेकिन बिहार में आप अगर हकीकत में अगर देखें तो ये लोग तो सब एक हो रखे हैं हराने के लिए। तो इसका ये संदेश है कि हम मजबूत हैं, तभी तो वो एक हो रखे हैं। कल नीतीश जी क्या कहते थे, प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, अमित शाह जी क्या कहते थे, चिराग पासवान जी क्या कहते थे, हम भी कुछ कहते थे। लेकिन आप देखिएगा अभी क्यों हालत ऐसी बन पाई है इनकी। सबसे ज्यादा, सेकंड लास्ट सवाल, सबसे ज्यादा आप किस पर हमलावर होंगे? नीतीश कुमार पर? आप पूरे बिहार के चुनाव को 20 के चुनाव में आपने देखिए,
नीतीश जी हमारे भाई बहनों को गिनते रहेंगे कि लालू जी के कितने बच्चे हैं। मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नाम नहीं दिया। हमने हाथ जोड़ा, हम बोले कि भाई मोदी जी केवल बेरोजगारी के बारे में बात करो, आप गरीबी के बारे में बात करो, आपको फुर्सत से टाइम मिलेगा, चाचा आपको भी मिलेगा हमारे भाई बहन गिनने में। तो हमने किसी को हमने अशब्द नहीं कहा, किसी को हमने बुरा नहीं कहा। आई वॉज फोकस्ड ऑन माई इशूज, माई एजेंडा, और हमको उस पर ध्यान देना है। तेजस्वी को गाली दे करके आप जो है गरीबी नहीं मिटा सकते, आप बेरोजगारी नहीं मिटा सकते, आप महंगाई नहीं कम कर सकते, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, बिहार में इंडस्ट्री नहीं ला सकते। आप उसके लिए काम कीजिए। डबल इंजन की सरकार है, 7 यूनियन मिनिस्टर हैं, क्या काम किया अभी 10 साल में? 2 डिप्टी सीएम है बीजेपी के। टेल मी वन वर्क दे हैव डिड फॉर बिहार। यही मेरा एक काम। आखिरी सवाल भी यही था कि आजकल बिहार में एक फॉर्मूला चला हुआ है, सीएम तो अकेले बनते ही नहीं है, 1-2 डिप्टी तो होना ही होना है। तो आप जिस फॉर्मूले पर चल रहे हैं बिहार में कांग्रेस के साथ, वहां पर भी ऐसा कोई फॉर्मूला बनेगा? हालांकि अभी मुझे पता है बहुत दूर है मामला। देखिए सरकार तो बनेगी, लेकिन ये तो बाद में देखेंगे हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। और इस पे तो सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है चुनाव जीतना होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रैटेजी विद इन द पार्टी कि आगे हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो ऑन राइट टाइम वी विल गेट टू नो। तेजस्वी यादव जी, आप एजेंडा आज तक के मंच पर आए, आपने बिहार का एजेंडा सेट किया, आने वाले चुनाव में क्या आपके नतीजे रहते हैं उस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ध्यान रखिए, हाँ, प्रणाम।